प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का 10वीं जंग रुकवाने का दावा, लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी शुरू, ट्रंप ने नेतन्याहू और लेबनानी सदर जोसेफ ऑन को व्हाइट हाउस मदऊ कर लिया, मगर दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इस पेशरफ को सख्ती से रद्द कर दिया। इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात लेबनान के मफाद में नहीं और ये फैसला एक संगीन गलती है। क्या ये वाकई अमन की तरफ पेशरफ्त है या लेबनान के अंदर एक नया सियासी और मज़ाहमती तसादुम जन्म ले रहा है? अमरीका का ईरान को एक बार फिर सख्त पैगाम। पीट हेग्सेथ ने वाज़ेह कर दिया कि अगर मुआहदा ना हुआ तो जंगी कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है और ईरान को नाकाबंदी, तवानाई तंसीबात और बुनियादी ढांचे पर हमलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या खित्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा है? अमरीकी वजीर खजाना का कहना है कि चीन को ईरानी तेल हासिल नहीं करने देंगे, जबकि ईरान की जानिब से दो टोक जवाब आया है कि हुकूक तस्लीम होने तक हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। मुल्क के अंदर तवानाई बहरान ने भी हुकूमत को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया। वजीर तवानाई अवैस तगानी ने लोड शेडिंग पर माजरत करते हुए कहा है कि आज रात से बिजली फराहमी बेहतर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से अहम मुलाकात, फील्ड मार्शल का दौरा ईरान, दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल, दिफाई ताउन, तवानाई और कशीदगी में कमी के लिए मुकालमे पर तफसीली बात की और कतर ने भी खित्ते में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, ये जो तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद में मुज़ाकरात को लेकर और जिसके लिए सेकंड की डेट भी दी जा रही थी, कुछ स्पेकुलेशंस थी इस हवाले से, मुख्तलिफ डेट्स वैसे डिस्कस हुई हैं, क्या नज़र आ रहा है? जी, इसके ऊपर तो हम तफसीलन बात करेंगे। मेन स्टोरी तो ज़ाहिर है हमारी पूरी दुनिया की भी और हमारी भी यही है, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या अमन होगा या नहीं होगा। मगर पाकिस्तान के अंदर दो और बहुत बड़ी खबरें हैं जिसको हम तफसीलन बात करेंगे। एक, लोड शेडिंग जो है वो उससे पूरी ज़िंदगी जो है दरहम बरहम हो गई है और वो अप्रैल के महीने से ही जो है शुरू हो गई है। और जो अवैस लगारी साहब हैं, जो वज़ीर हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि दिन के वक्त लोड शेडिंग नहीं हो रही, दिन के वक्त बिल्कुल हो रही है। इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। दूसरा, इस वक्त जो है बारिशें एक बहुत ही ख़तरनाक है, ना सिर्फ के नॉर्थ में हो रही हैं, पंजाब और सिंध के अंदर भी हो रही है, सेंट्रल पंजाब और सिंध के अंदर, साउथ के अंदर। तो ये इस वक्त गंदम की कटाई का मौका है और इस वक्त बारिशों का किसान के लिए और मईशत के लिए और ज़राअत के लिए और इकानमी के लिए बहुत ही ये बुरी खबर है। ये 2-3 दिन बारिशें, ये खुदा करे कि कम से कम नुकसान हो, क्योंकि पहले ही हमारे एक रिज़र्व्स का मसला रहता है और हमें शायद इंपोर्ट करनी पड़ेगी और दुनिया भर में, क्योंकि ये जंग की एक हालत है, तो ये बहुत महंगी फूड सिक्योरिटी की बहुत अहम चीज़ हो गई है। ये बड़े ही गलत मौके पे बेमौसमी बारिश है, बिल्कुल बैसाखी मनाई जाती है कटाई के वक्त के ऊपर पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे। तो ये बारिशें जो है इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो ये तैयारियां हो रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 दिन का कहा था, 2 दिन के अंदर इम्कान है। अभी वजारत ख़ारजा ने पाकिस्तान की सही कहा है कि ये इस बात का तयन डिपेंड करता है कि क्या नतीजा अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत इनडायरेक्टली हो रही है उसका नतीजा निकलता है, उस पर डिपेंड करता है ये कब मुलाकात होगी, किस लेवल की होगी। अगर तो ये सिर्फ छोटा सा कोई सीज़ फायर हो जाता है, जो कि हो चुका है, तो फिर शायद कोई बहुत बड़े लेवल की ना हो। अगर ये कोई बहुत देरपा किस्म का और पूरे खित्ते का कोई अमन होगा तो फिर ये हाईएस्ट लेवल, इवन प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो है इस्लामाबाद आ सकते हैं। इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर साहब इस वक्त पिछले 24 घंटे से ईरान के अंदर हैं, उनको बड़ा गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल भी हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर भी एक वर्ल्ड टूर के ऊपर है, पहले सऊदी अरेबिया थे, कतर थे, अब तुर्की जा रहे हैं। इस बात को अमेरिका में भी सराहा गया है। वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन कैरोलाइन ने कल बड़े वाज़ेह तरीके से कहा है कि उनकी एक ही लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। एक पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि हमारी बड़ी अच्छी कोशिशें हैं अमन के लिए और वो हमारे ज़रिए ही मीडिएशन करना चाहेंगे, ऐसा ही ईरान का करना है।
मगर इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये अमन कैसा होता है, ये टेम्परेरी होता है, थोड़ा होता है, या ये बहुत बड़ा ब्रॉडर पीस होता है, इसका तयन जो है वो ईरान ने करना है और अमेरिका ने करना है अपने ही मफादत के मुताबिक। हमारा रोल मीडिएशन का है, हमारा पैगाम रसानी का है। ऑफ कोर्स उसके लिए हम खित्ते के ममालिक को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक मॉरल हेल्प भी कर रहे हैं, मशवरा भी कर रहे हैं, कुछ शायद इनडायरेक्ट गारंटियाँ भी कहीं ना कहीं से आ रही हों, मगर ये फ़ैसला अल्टीमेटली उन्होंने तयन करना है। फ़ैसला जो है बुनियादी तौर पे सीज़ फायर तो अब हो चुका, ये इस बात का कभी इम्कान है, अमेरिका से इशारे आ रहे हैं कि ऑफ रैम्प सोल्यूशन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ले लिया कि उनके डायरेक्टली जंग में दाखिल होने के अब इम्कानात कम हैं। मगर देखना ये है कि जो सेटलमेंट है ये क्या नेगोशिएटेड होता है, ये और भी तस्फिया चीज़ों पे होता है, या ये सिर्फ सीज़ फायर रहेगा। बाकी चीज़ें जो है अगर ये नेगोशिएटेड होता है तो सबसे पहले तो ये हुर्मुज़ का मसला आता है कि वो खुलता है या नहीं खुलता। उसके लिए ईरान को क्या अमेरिका ऑफ़र करता है नहीं करता। फ़िलहाल जो ब्लॉकेड की गई है वो कोई अमेरिका के तो क्लेम है कि जी उन्होंने बड़ी सॉलिड किस्म की ब्लॉकेड कर दी और बिल्कुल हमने हुर्मुज़ को रोक दिया है, मगर जो मीडिया की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 15 से 20 के करीब पिछले 24 घंटे में टैंकर्स गुजर चुके हैं, ज़्यादातर उनमें से चीन के थे, तो वो कोई 100% जो है फ़ाल किस्म का ब्लॉकेड नहीं है। एक दूसरा जो है अभी जो ताज़ा खबर आपने भी जिक्र किया कि ये दी गई है कि लेबनान और इसराइल के दरमियान में 10 दिन का सीज़ फायर हो गया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह कहा है कि ये उनकी 9वीं के बाद 10वीं सुलह जो उन्होंने करवा दी है। अभी ये इसकी डिटेल्स आना बाकी हैं कि क्या ये किन टर्म्स पे ये हो रही है, ये क्या बैरूत के अंदर जो गवर्नमेंट है, याद रहे कि वो हिजबुल्लाह की नहीं है, इसराइल की और अमेरिका की भी ये कोशिश थी कि जो बैरूत के अंदर लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें। तो क्या उनके ख़िलाफ़ ये ट्रूस हुआ, सीज़ फायर हुआ है? ये अभी हिजबुल्लाह के हुसैन हाज हसन साहब AFP के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हमें ये सीज़ फायर नहीं कबूल, क्योंकि इसका मकसद ये है कि इसराइल और लेबनान जो हैं वो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ ये सीज़ फायर आपस में कर रहे हैं। क्या इसका इतलाक़ जो है साउथ लेबनान में और उन इलाकों में होता है जहाँ पे हिजबुल्लाह मौजूद है, क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक ईरान का है। ईरान की तरफ से ये बारहा कहा गया है कि वो लेबनान के अंदर पीस होना लाजमी है अगर ये यहाँ पे अमन होगा। फाइनली जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि जो तस्फिया अगर ब्रॉडर होता है तो वो जोहरी, ईरान के जोहरी प्रोग्राम पे है। उसमें कई दफ़ा लगता है कि सीमेंटिक्स की ही लड़ाई है। ईरान ने पहले भी कहा है कि उनको सिर्फ उनका राइट ऑफ इनरिचमेंट को कबूल करना चाहिए, और ये पहले भी वो 3.7% जो है यूरेनियम का राइट जो है उनका कबूल कर लिया गया था, क्योंकि JCPOA जो एक मुआहदा हुआ था उनका और दुनिया के ममालिक का अमेरिका समेत 2015 में, उसमें उन्होंने कबूल कर लिया। अमेरिका ने उसको डिसबैंड कर दिया, तो उसके बाद से वो 60% तक भी अपना 460 के करीब जो है ना यूरेनियम उन्होंने परसेंट तक एनरिच किया। अब ये सवाल है कि उसका क्या होगा, और ईरान ये कह रहा है कि हम इस चीज़ पे बातचीत के लिए तैयार हैं कि कितने % तक हमें अलाउ होना चाहिए एनरिचमेंट अफजूदगी जो है, और क्या उसके ऊपर जो है IAEA की जो है किस किस्म की उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, ये नेगोशिएबल है। मगर ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, अभी ये प्रोसेस में हैं, ये देखना होगा कि ये नतीजा क्या निकलता है। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग और कैसे होगी, कौन करेगा, कौन आएगा, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जी, ये तमाम चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी, और आने वाले दिनों में ये फैसला होगा कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर अवैस सलीम, दोनों को वेलकम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपके दोनों के हमारे लिए वक्त निकालने का। तैमूर खान, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अवैस सलीम अमेरिका में बैठे हुए हैं और ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन अमूर के ऊपर।
डॉक्टर साहब, अभी आपको वहाँ से बैठे हुए इस मामले का किधर जाता हुआ नज़र आ रहा है? पहला कि ये क्या सीज फायर ठहरेगा या ये सिर्फ जो है नॉन नेगोशिएटेड सेटलमेंट होगा, या ये ब्रॉडर पीस के इम्कानात देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखिए, मुझे तो एक बड़ी पैराडॉक्सिकल किस्म की सिचुएशन लग रही है अमेरिका के लिए। एक तरफ वो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि वो एक मुश्किल का शिकार हैं, वो इस जंग से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जिस ऊंट की कोहान पर सवार हैं उससे नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। वो जो एक अमेरिकी इंपीरियलिज्म है, जो कि एक वो ग्रैंड स्टैंडिंग है, उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो, वो ये चाहते हैं कि उनकी जान छूटे, क्योंकि उनके मतलूबा मफादात हासिल नहीं हो सके जो उन्होंने अहदाफ अपने लिए तय किए थे, लेकिन वो अपनी शराइत पर चाहते हैं। अब अगर एक तरफ वो ये कहते हैं, जिस तरह आज पीट हेग्सेथ ने भी कहा कि जी अगर सीज फायर की खिलाफ वर्जी होगी या हमारी शराइत को ईरान नहीं मानेगा तो हम दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे, तो आप डरा कर तो कोई अमन मुआहदा नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त पिछले इतने अरसे में अब तकरीबन 6 हफ्ते होने को आए हैं, ईरान ने बार बार इस किस्म के जो धमकियां हैं उनको किसी खातिर में वो नहीं लाए हैं, उन्होंने हंसी में उड़ा दिया है और उन्होंने ये साबित किया है कि वो इस वक्त ईरान इस पोजीशन में है कि वो डिक्टेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने आज फिर दोहराया है, और मेरा ख्याल है कोई आधी दर्जन से ज्यादा दफा वो इन 6 हफ्तों में ये कह चुके हैं कि ईरान की जंग बिल्कुल करीब है खत्म होने के लिए और हम जीत रहे हैं। अब अपनी तरफ से वो जितने मर्जी जीत के दावे करते रहे, ग्राउंड सिचुएशन उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो ये जो एक कैच 22 सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कि जब तक कोई इंटरनल रियलाइजेशन नहीं होगी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि सिर्फ धमकी जो है वो काफी नहीं है, आपको अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा और ये सोच के ईरान जो है वो मान जाएगा अमेरिका की तमाम शराइत पर, खास तौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट से जो कुछ ईरान के साथ हो चुका है, मैं नहीं समझता कि अब उनके ऊपर वो जो पहले शायद एक ओनस था कोई जिसके तहत वो थोड़ा पीछे हट सकते थे, अब तो उन पर से वो ओनस हट चुका है। उन्होंने जो कुछ भुगतना था वो भुगत लिया है। सो अमेरिका में इस वक्त ये सवाल मीडिया में भी उठाए जा रहे हैं, जो अमेरिकी एक सेनर वॉइसेस हैं, थिंक टैंक्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, वो भी ये आवाज उठा रही हैं कि बज़ाहिर व्हाइट हाउस के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम इस हड्डी को निगलें कैसे या उगलें कैसे। जी तैमूर खान, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन चीज़ों पे। अभी सवाल ये आ गया है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, और यहाँ पे जो जिस तरह अभी अवैस कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि दिस वॉर इज़ क्लोज टू फिनिश, उनके लिए शायद इससे मुराद ये है कि वो दोबारा जंग में नहीं जा रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये जो लार्जर इससे जुड़े हुए मसाइल हैं, हॉर्मुज़ खुलती है नहीं खुलती, खित्ते का क्या बनता है, लेबनान का क्या बनता है, कोई लार्जर तस्वीया होता है या नहीं होता। अब ये है कि क्या उनकी ब्लॉकेड है, और उन्होंने ईरान ने अमेरिका की ब्लॉकेड भी जारी है, ईरान ने भी बंद किया हुआ है, तो क्या उनकी रेजिलियंस कैपेसिटी ज़्यादा है इसको लाने की, या ये जो अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक भी ऑयल की प्राइसेस गैस की बढ़ रही हैं और इंटरनेशनल भी पूरी दुनिया के अंदर उससे जो मुश्किलात आ रही हैं, ये प्रेशर ज़्यादा होता है या ईरान के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है? ये क्या आपके ख्याल में हु विल ब्लिंक फर्स्ट? आमिर, पहले तो माजरत अगर ये लाइटिंग ठीक नहीं है, जैसे आपको पता है यहाँ पे पीक रिलीफ आर स्ट्रेटजी के तहत जो लोड शेडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से जरा जुगाड़ माहौल में मैं आपका शो कर रहा हूँ। आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। वो लहदा बात है कि थोड़े से लग रहा है, मुझे शक हुआ था कि आपकी कोई आंखें टेढ़ी हैं, मगर काम चल रहा है। हम ये दूसरे सेगमेंट के आपके साथ तफसीलन इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हमें जरा खलीज की सूरत हाल बयान करें। आमिर देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो अमेरिका की मिलिट्री पावर है आज की दुनिया में, उसका मुकाबला इन ब्रूट फोर्स टर्म्स किसी और मुल्क का नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से ईरान ने ये जंग लड़ी है,
जितनी दाद उनकी हिम्मत को, हौसले को, रेजिलियंस को दी जाए वो कम है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस जंग में एक तो ये जो है वो शायद इन वे दूसरे जंगी अजीम के बाद इसमें पोटेंशियल है कि दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बने, और इसमें बहुत से फेलियर्स हैं। इसमें अमेरिका का अपना फेलियर है, जो अमेरिका ने रोल उठाया था, जो कवानीन अमेरिका ने बनाए थे, पहले भी उसको तोड़ता गया है लेकिन कभी इस तरीके में नहीं। यूरोप का भी, क्योंकि एक तरीके में यूरोप को नजर भी आ रहा है कि जो अमेरिका कह रहा है गलत है, कहना भी चाहता है लेकिन कह भी नहीं पा रहा, और इस्लामी दुनिया का भी मिलके, इन सेंस कि ठीक है पाकिस्तान बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है ये नेगोशिएशंस में, लेकिन अगर आप बिग पिक्चर में देखें तो इस्लामी दुनिया ने यहां पे अमेरिका पे, इजराइल पे क्या प्रेशर डाला कि वो गलत काम ना करें। जब आप इसका मुआवजा करें 70 की दहाई में, जब इस्लामी दुनिया ने मिलके ऑयल ब्लॉकेड किया था, तो आपको फर्क पड़ना चाहिए। कागजों पे तो आज इस्लामी दुनिया की पावर, जीडीपी, मिलिट्री माइट सारी पहले से बहुत ज्यादा है, तो इतने बेबस क्यों? देखिए, जहां तक जंग खत्म करने की बात है, मेरे ख्याल में ईरान ने भी ये साबित कर दिया कि वो जो भी नुकसान उठाएं उनमें रेजिलियंस है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और ये जो अमेरिकी हुकूमत है, अगर एक चीज जो है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके बारे में, वो ये कि आप कुछ भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो हालांकि मेरे ख्याल में दोनों साइड्स ये जंग खत्म करना चाहती हैं, ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, ना ईरान अफोर्ड कर सकता है। ईरान गलत टर्म्स पे जंग को खत्म करना भी नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है जी। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता नहीं है कि वो जंग खत्म करे। इसके अलावा कि वो किसी तरीके से कोई सिग्नल दे सके, कोई ट्रॉफी जो है वो अमेरिका में दे सके कि हम जीत गए। इसमें खतरा यह है कि इन नेगोशिएशंस में, इतने टेंस माहौल में, जिसमें इतने ज्यादा स्पॉयलर्स हों, जिसमें स्पॉयलर नंबर 1 इजराइल है, कि कुछ भी हो सकता है, और मार्जिन ऑफ एरर आपके पास बहुत कम है, और उस मार्जिन ऑफ एरर में जो शायद पूरी दुनिया को कीमत अदा करनी पड़े वो अनप्रेसिडेंटेड हो। तो ये सूरत हाल आपके सामने। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि दोनों मुल्क बज़ाहिरन लगता है कि उनकी ज़रूरत भी है और चाहते भी हैं सुलह करना, मगर बीच में सवाल सबसे बड़ा यही है कि स्पॉयलर जो नेतन्याहू और इसराइल हैं उनका होल्ड अमेरिका के ऊपर कम होता है या नहीं होता। एक और बहुत अहम पेशरफ्त ये हुई, चीन का फैक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट की एक्स के ऊपर कि चीन ने उनको यकीन दहानी कराई है कि वो किसी किस्म का असलहा ईरान को नहीं देंगे, और अगर किसी ने उनको असलहा दिया तो 50% टैरिफ जो है उसके ऊपर हम इम्पोज करेंगे। चीन ने, उसके तर्जुमान ने ये एक बयान दिया है, उन्होंने इसको ना कंफर्म किया है कि वो असलहा दे रहे हैं या नहीं, और ना ही डिनाई किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम इंटरनेशनल कवानीन के ऐन मुताबिक चलेंगे कि किस मुल्क के साथ हमारे क्या रवाबत हैं और क्या एग्रीमेंट है, जिससे तासुर ये मिलता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कोई चीज़ कानून रोकता नहीं है ईरान को कुछ भी देने में, असला समेत। जिस तरह के अमेरिका अगर इसराइल को और लेट से यूक्रेन को दे रहा है तो हम भी दे सकते हैं। दूसरा, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कहा है कि अगर हाँ हमारे ऊपर कोई टैरिफ लगाएगा 50% तो हम भी फिर काउंटर मेजर्स करेंगे। ये इससे एक किस्म की मुझे ये तासुर मिलता है कि वो ईरान को बैकअप कर रहे हैं। डॉक्टर वैद सलीम साहब, ये मैं जो अखज़ कर रहा हूँ, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने खुद ही आमिर साहब ये कह दिया कि ये तो बड़ी एक कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की पोजीशन है अमेरिका की, कि आप खुद तो बैक कर रहे हैं ना सिर्फ इसराइल को, बल्कि उनको पैसे भी दे रहे हैं, उनको हथियार भी दे रहे हैं, हर किस्म की मॉरल सपोर्ट भी दे रहे हैं उनके तमाम एडवेंचर्स में, चाहे वो पहले गजा में
जो एक इंसानी अलमिया उनकी वजह से जन्म लेता रहा, या अब ईरान में जिस तरह की बमबारी वो कर रहे हैं, बच्चों समेत हजारों अफराद की जान इसमें चली गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो ये क्या रेड फ्लैग है या पैसिफायर है? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा था कि मैंने तो इस ऐलान को सिर्फ इस तरह से लिया है कि जिस तरह पहले एक सीज फायर का ऐलान ईरान के साथ किया गया, तो एक तरह से ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की गई है ईरान को कि जी देखें हम ये भी करा देते हैं, क्योंकि ईरान का एक मुतालबा था कि आप इस मुआहदे में लबनान को शामिल करें, जिसको इसराइल रेजिस्ट कर रहा था। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये देर पा होगा, और उसकी वजह सिर्फ इसराइल है, जो हमेशा एक स्पॉइलर का किरदार अदा करता है। दोनों ममालिक की तरजीहात में, चाहे वो अमेरिका और इसराइल को अगर हम एक समझ लें और दूसरी तरफ ईरान हो, इस वक्त बड़ा फर्क है। अमेरिका की तरजीह सिर्फ ये है कि किसी तरह से उन्हें इस जंग से अपने आप को डिस्टेंस करने का मौका मिले और किसी भी बहाने से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवा सकें। दूसरी तरफ ईरान को कोई जल्दी नहीं है और वो चाहते हैं कि इस मसले का अब कोई देर पा हल वन वे और दी अदर निकले। वो वेटिंग गेम जो ईरान खेल रहा है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन अमेरिका की बढ़ रही है। और क्योंकि इस जंग में जो तमाम नुकसान है आलमी तौर पर, अस्करी तौर पर, माशी तौर पर, वो ऐसे लगता है कि अमेरिका के हिस्से आ रहा है और इसराइल को उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब तक ये तरजीहात का तयन अमेरिकी हुकूमत नहीं करेगी, तब तक ये मसला हल होने के करीब मुझे नज़र नहीं आता। आप चाहे लबनान के सीज़ फायर का ऐलान कर ले, चाहे आप धमकियां दे ले, ये मामला जूं का तूं ही रहेगा। तैमूर खान, आप इंटरनेशनल इकोनॉमी बड़ी ही बेहतर समझते हैं। ये एक ब्रिंकमैनशिप कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कि हॉर्मोज के ऊपर उन्होंने अपनी ब्लॉकेड की हुई है, जिसकी वजह से खैर वो इतनी कारगर तो नहीं हो रही, मगर ये पूरी दुनिया का ऑयल, गैस, कमोडिटीज़, और अभी बड़े सीरियस किस्म के इकोनॉमिस्ट जो हैं, प्रोफेसर पैपी फॉर एग्जांपल, बड़े मोतबर आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि ये दुनिया की जो सप्लाई चेन्स हैं तमाम इंडस्ट्रीज़ की, ये पिछले 45 दिन में तो ट्रांसपोर्टेशन में थी तो काम चल गया, अभी इन अ वीक्स टाइम जो है ये सारा कुछ कोलैप्स कर जाएगा और ये हम 1920s वाला जो है रिसेशन की तरफ जा सकते हैं, जो कि फिर रिवर्सिबल नहीं होगा। आमिर, मुझे ये नहीं पता आप 1929 की ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। जी जी, जो कि दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका था। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि इस एनर्जी क्राइसिस के खराब होने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बल्कि बहुत से तरीकों में तो हो भी गया। अब जैसे आप देख लें कि जो कतर से नेचुरल गैस आ रही थी, RLNG आ रही थी, पाकिस्तान में आ रही थी, बाकी दुनिया में आ रही थी, जो एक ही बड़ी फील्ड है जिसको ईरान में साउथ पार्स कहते हैं और कतर में नॉर्थ फील्ड कहते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, जिसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी में जो कतर में नुकसान हुआ इस जंग में, उसमें कतर की 20% गैस प्रोसेसिंग कैपेसिटी खराब हुई है और वो 5 साल तक और तकरीबन $100 अरब कतर के लगेंगे उसको ठीक करने में। तो वो तो परमानेंट डैमेज हुआ है अगले 5 साल के लिए। इसी तरह आप ये देख लें कि जो तेल की जो शॉर्टेजेस हैं वो भी हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रिलीज हो रहे हैं, और ये भी अभी थियरीज चल रही है कि अमेरिकी हुकूमत जो है वो फ्यूचर्स की तेल की कीमतों को इस्तेमाल करके उस तेल को बेच के जो उनके पास नहीं है तेल की कीमत मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये इसकी सदाकत का मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो है वो दुनिया के अखबारों में रिपोर्ट हुआ है। आज इस पे खुर्रम हुसैन ने डॉन के एडिटोरियल्स में आर्टिकल लिखा था। ठीक है जी, अगर आप ये सब मिला लें और अगर आप एक और चीज मिला लें, वो ये कि दुनिया अभी देखेगी कि जो हमारी एक दूसरे की इकोनॉमीज के ऊपर इंटरडिपेंडेंस रही है, ट्रेड की, एनर्जी की, उससे हमारी जो 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 मईशतें हैं वो मिली हैं, पूरी दुनिया को फायदा भी हुआ है,
लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि आज दुनिया का कोई खित्ता भी दुनिया की किसी और खित्ते में वाकयात से, उसके असरात से वो इंसुलेटेड नहीं है। उसका असर पूरी दुनिया पे होता है। इसके बाद दुनिया उसका क्या करेगा? दुनिया में जो इकोनॉमिक मॉडल है वो देखे जाएंगे इस जंग का, जो भी नतीजा हो, क्योंकि ये रिस्क जो अभी दुनिया ने देखा है, ये खतरा जो दुनिया ने देखा है, इसका कोई हल हर मुल्क ने निकालना होगा। पाकिस्तान ने भी निकालना होगा। हालांकि वैसे पाकिस्तान आम तौर पे किसी मसले का, अंदरूनी मसले का हल नहीं निकालता, लेकिन ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और हमें लास्ट बात इसमें ये कि ये तो एक बहुत बड़ा माशी चैलेंज है दुनिया के लिए। अगर ये जंग खत्म हो, अगर ये सीज फायर अरेंजमेंट्स जो है इनका कोई हल ना निकले, तो फिर तो वाकई ये 1929 से बड़ा क्राइसिस होगा। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि ये एक बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, वाकई बड़ी पैराडॉक्सिकल है कि एक तरफ जिस तरह आज पीट हेगसेथ का दोबारा वो जो ब्लस्टरिंग करते हैं और वो पोस्चरिंग उनकी होती है कि जनाब हम 1 मिनट में ईरान को तबाह बर्बाद पहले भी कर चुके हैं और कर देंगे, और फिर ये लेबनान का भी कंफ्यूजन है कि ये क्या ईरान को प्रोवोक करने के लिए या इसका कोई सूदिंग इफेक्ट है, ये भी क्लियर नहीं होता। एक तरफ तो ये है, दूसरा एक्साइटमेंट भी अमेरिका की नज़र आती है। कैरोलाइन जो थी वो कल पाकिस्तान की तारीफ़ें प्रेसिडेंट ट्रंप रोज़ जो है इस तरह का दे देते हैं कि 2 दिन में गुफ्तगू होने वाली है, बड़ी पॉजिटिव वाइज भी आती हैं। तो आपको अमेरिका में बैठा हुए जो अगर दोनों साइड के पलड़ों को तोला जाए तो डोमेस्टिक प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर मिला के किस तरफ ज़्यादा झुकाव लगता है? गट फीलिंग क्या है? देखिए, वो अमेरिका की जो इस वक्त सूरत हाल है ना, उस पर मुझे वो ऑन अ लाइटर नोट वो एक मिसरा है कि जिसका गला दबाओ आंखें निकालता है। तो अमेरिका की तो सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि वो गला भी दबा रहे हैं ईरान का, और वो चाहते हैं कि वो आगे से कोई रिस्पॉन्ड भी ना करें। लेकिन ये देखना या ये फैसला करना कि फतह किसकी हो रही है या असेंडेंसी में कौन है, कौन एक ऐसी पोजीशन में है जहां से वो इन मुज़ाकरात को या किसी मंतकी नतीजे को डिक्टेट कर सकता है, उसके लिए बड़े आसान तरीके से हम कुछ पैरामीटर सेट कर सकते हैं। पहली बात ये कि इस वक्त जो वेटिंग गेम है, जैसे मैंने कहा, वो कौन खेल रहा है? वो ईरान खेल रहा है और उन्हें कोई जल्दी नहीं लगती है। और दूसरी तरफ अमेरिका बार बार ये इंडिकेट कर रहा है कि उन्हें बहुत जल्दी है कि या कोई हल निकले और हल उनकी मर्जी का निकले। फिर हम दुनिया इस वक्त अमेरिका समेत जिस माशी चैलेंज से दो चार है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने से जुड़ा हुआ है, उसका कंट्रोल भी इस वक्त ईरान के पास है। फिर जिस किस्म की धमकियां अमेरिका दे रहा है ईरान को, उसका भी कोई असर ईरान पर नहीं हो रहा है। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार हैं, हमने इसके लिए कई दहाइयों तक तैयारी की है और हम आइंदा भी कर सकते हैं। अमेरिका के लिए जो है, या आम अमेरिकी लोगों के लिए, वो ये एक नई सूरत हाल है। जब वो गैस स्टेशंस पर जाते हैं, जब उन्हें ज़्यादा पैसे ग्रोसरी के लिए या गैस के लिए पे करने पड़ते हैं, तो वो पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो महसूस हो रहा है वाइट हाउस को, और वो फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स में, और वो फिर डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं आगे जो नवंबर में वस्त मुद्दती इंतखाबात आने वाले हैं। अगर ये तमाम चीज़ें इकट्ठी ना हो तो शायद वाइट हाउस को इतनी ज़्यादा फिक्र ना हो कि ईरान में क्या हो रहा है। और आम अमरीकी भी, आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं, आप अमेरिका में रह चुके हैं, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं है कि अमेरिका दुनिया से बाहर क्या कर रहा है, अमेरिका की सरहदों से बाहर क्या कर रहा है, या उससे ह्यूमन राइट्स या आलमी कवानीन कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। अगर उसका इफेक्ट उनको इंटरनली फूड ऑन द टेबल या गैस स्टेशन पर महसूस होगा, सिर्फ उस सूरत में वो ये चाहते हैं कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकले। ये तमाम चीज़ें जो हैं, उनकी वजह से वाइट हाउस ये चाहता है कि ये मामला ख़त्म हो, लेकिन ये उनकी शराइत पर ख़त्म नहीं होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, उन्हें अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा, उन्हें ये मानना पड़ेगा कि उनसे गलती हो गई है। लेकिन अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वियतनाम से शुरू कर लें, कोरियन वॉर को देख लें, अफगानिस्तान इराक को देख लें,
उन्होंने कभी ये माना नहीं है। और अभी भी जो टेम्पलेट हमें नजर आ रही है वो वही है जो इससे पहले कई दफा आजमाई जा चुकी है और पिट चुकी है। बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से इस ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वैस सलीम हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। और जैसे आमिर साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे, लोड शेडिंग जो इस वक्त सबका एक पेन पॉइंट बना हुआ है। जी आमिर साहब। जी तैमूर खान, आज वैस लगारी साहब ने जो है, एक तो उन्होंने साफ ही कहा कि जो है दिन के वक्त कोई जो है लोड शेडिंग नहीं हो रही, जो कि हम और सारी दुनिया चीख रही है। प्लस उन्होंने उसको बड़ा एक सिंप्लीफाई करके कि जिस तरह कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ शहरों में 8-8 घंटे हो रही है, देहात में जो है 12 से 16 घंटे तक की शिकायतें आ रही हैं। जो उन्होंने पूरे उज़र दिए हैं, उस पे आप बताएं हमें कैसे देखते हैं उनके जवाब को। वैसे आमिर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इत्तेफाकन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और मुझे तो हैरत हुई है उनकी बातों से। ये एक मतलब क्या कहूं, पीस ऑफ आर्ट जो है वो इसको कह सकते हैं। देखिए, अच्छा वो मुझे 1 मिनट दो इसमें दीजिए। वो शुरू हुए, उन्होंने कहा कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, यानी शुरू में तो वो मान गए कि हुकूमत की हाल क्या है। ये एक्चुअली मैं उनके अल्फाज कोट कर रहा हूं कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आए हैं वो लोड शेडिंग को एक्सप्लेन करने, तो इससे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हुआ होगा। फिर उन्होंने जो है वो तारीख की कहानी सुनाई कि पीएमएलएन ने हमेशा के लिए पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा किया। यार, तो अगर हमेशा के लिए खात्मा किया तो फिर आप टीवी स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं? आप तो आए इसलिए हैं क्योंकि पूरा मुल्क चीख रहा है ना कि लोड शेडिंग है, तो आपने कैसे हमेशा के लिए जो है वो खात्मा किया? फिर आमिर, उन्होंने साफ बताया कि एलएनजी के शॉर्टेजेस हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कतर से एलएनजी नहीं आ रहा, एक फ्यूल क्राइसिस है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत जो भी प्रेस रिलीज करती है उसमें वो कहती है कि ये मसला बिजली वाले पानी की बिजली ना बनने की वजह से है। तो यहां पे उन्होंने हुकूमत की प्रेस रिलीजेस को खुद एक्सपोज किया। फिर वो खुद पानी वाली हाइड्रो पावर पे आ गई जी कि 1700-1800 मेगावाट की बिजली, और ये तो किसानों को इस्तेमाल करता है। यानी इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर सेक्टर को, किसानों को इस्तेमाल को ब्लेम कर रहे हैं कि जी अगर वो ना करना पड़ता तो हम पानी छोड़ते और बिजली जो है वो बच जाती। तैमूर खान, मैं एक बात जो है ना उनकी एक्सप्लेन जरा कर दूं कि उसमें वाहिद एक ही बात में कुछ सदाकत थी, वो ये कि क्योंकि हमारा पानी की मसला और ख़ास तौर पे इंडिया के साथ ये जो अभी जंग शुरू हुई है, तो ये जून के एंड में वो रोक लेते हैं पानी ज़्यादा। तो इस वक्त क्योंकि इत्तफाकन अप्रैल में बारिशें ज़्यादा हुई हैं तो झीलों में पानी ज़रूर ज़्यादा है, मगर हम इरिगेशन के लिए उसको सेव कर रहे हैं टू बी यूज्ड लेटर। सो ये उनकी सदाकत है। मगर जहाँ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक तो ये झूठ, हम पहले ही जो है कतर से ज़्यादातर जो है उनका जो आ रही थी एलएनजी, हम इस्तेमाल इतनी महंगी थी नहीं कर पा रहे थे, ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे, वो इंटरनेशनल स्पॉट में हम जाके बेचना शुरू हो गए थे। दूसरा ये कि उनका ये कहना कि जनाब हम ज़ाहिर है अभी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सारी जगह से एलएनजी और भी जगहों से मिलती है, मगर उनका जी महंगी बड़ी है। तो महंगी बिजली का तो फिर ये आईपीपी से पैसे हमें बचा दें, जो आपने कैपेसिटी पेमेंट से एक बचत हो सकती है। उसके और भी मसाइल हैं कि सोलर की वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो सस्ते करने के और भी तरीके हैं। आमिर, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। जब मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि रिजर्वोयर्स में पानी जो है वो रोकना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूं कि मैं इंटरप्रेट किया कि वो इनडायरेक्टली किसानों को ब्लेम कर रहे हैं, मैं तो एग्री कर रहा हूं कि वो रिजर्वोयर्स में पानी जो है वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए ही होता है ना। बिजली तभी पैदा होगी जब आप वो छोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए प्लानिंग की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की ना। ठीक है जी, तो 4 साल तो हुकूमत कह रही है, वो आप उनकी जो जनरेशन का जो प्लान है, IGSEP उसको कहते हैं, उसमें देख ले खैबर पख्तूनख्वा के सारे जो है वो पानी की बिजली के प्रोजेक्ट्स जो है वो कैंसिल कर देते हैं। अभी कह रहे हैं अगर काश
वो हम ज्यादा पैदा कर सकते तो हम कुछ कर सकते। मैं आपको बार बार लैक ऑफ प्लानिंग जो है वो दिखा रहा हूं, ठीक है जी। वो जो ये बात फिर मैं ये सारी चीजों पे आती है कि प्लानिंग उन्होंने करनी थी, सोलर के खिलाफ जंग उन्होंने शुरू की, कैपेसिटी पेमेंट्स उनकी वजह से है जो महंगे प्लांट्स लगाए हैं, और उनका हल जो है वो फाइनेंसिंग का इनसे जो है वो पैदा नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो इसके जिम्मेदार तो कोई और नहीं है ना, राइट। फिर अगर आप आगे जाएं, मैं ये अपने घर के फीडर की पेशावर की बात करता हूं, वो कह रहे हैं दिन पे लोड शेडिंग नहीं हो रही। भाई 6-6 घंटे अनअनाउंस्ड उन फीडर्स पे जहां पे दिन को नहीं होती थी। पेस्को को यहां बहाना चाहिए होता है कि जी लोड शेडिंग करनी है तो घंटे के बजाय 6-6 घंटे कर लेते हैं। कल आपने देखा कि इस्लामाबाद में 4 घंटे लोड शेडिंग हुई है। कल इस्लामाबाद में हम थे, 2.5 घंटे का इन्होंने प्लान बनाया है। फिर उसके बाद आप ये देख लें कि उन्होंने ये भी कहा कि जी हम जो है, हमने देखा कि घरों में बिजली ज्यादा बंद हो रही है तो हमने इंडस्ट्री पर भी बंद करनी शुरू की, यानी आवाम को भी गुस्सा किया और फिर मईशत को भी तबाह किया। फिर आमिर 2 बातों पे मैं ये एंड करूंगा, मुझे यही नहीं, एक उन्होंने कहा मुझे कोई जो है वो गिला सिंध या कराची के लोगों से नहीं है कि हमने कराची इलेक्ट्रिक और हेस्को में ज्यादा लोड शेडिंग नहीं की क्योंकि वहां पे बिजली पैदा हो जाती है लोकली। तो तरबेला डैम भी केपी में, ये कौन सी लॉजिक है? तो फिर केपी में क्यों लोड शेडिंग जाती है? हम तो 50 साल से कह रहे हैं कि फिर हमें तरबेला डैम की बिजली दे, वहां पे आप कहते हैं कि पूरे मुल्क में एक निजाम होगा। और आमिर जो एक आखिरी बात है, ये जो है ये वैसे कमाल की बात है, 3 दिन से पता नहीं कौन इनको एडवाइस कर रहा है, ये कह रहे हैं कि ये जो लोड शेडिंग है, खास तौर पे ये 2.5 घंटे की लोड शेडिंग, ये आपके बिजली के बिल कम करने का एक स्ट्रैटेजी है, कम करने का तरीका है। नाम भी कोई इसको दिया है पीक आर रिलीफ स्ट्रैटेजी, आवाम के लिए रिलीफ है। तो ये तो फिर ये तो दिल को चौंका लगता है जब कल ये रबिया कह रही थी कि एक तो ये कर रहे हैं, फिर हमें रिलीफ उसको कह के कि ये जी रिलीफ है, वो कह रहे हैं कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। ये और दिल को झटका लगता है। प्लीज जारी रखिए। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने आपकी बिजली कम कर दी, बंद कर दी। आमिर आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि SNGPL और SSGPL ने ओगरा को, जो गैस का रेगुलेटरी इदारा है, उसको खत लिखा है कि गैस और सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस दोनों जो है वो मेरे ख्याल में कोई 200% गैस की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं कि सप्लाई डिमांड मैच हो। तो गैस रिलीफ स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह ये हुकूमत जो जिसको ये रिलीफ कहती है वो तोहफा आपको देने लगी है। नहीं तो गैस की भी ऑलरेडी लोड शेडिंग शुरू हो चुकी हुई है। और जो मुझे बहुत ज़्यादा ये तकलीफ होती है जब मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और अवैस लगारी ये PMLN का ये एहसान करते हैं कि हमने ये बिजली का जो है ना वाफर होने का मसला हल कर दिया था। ये वही फॉल्टी IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि इतने महंगे आपने, और कैपेसिटी पेमेंट 2-2 हज़ार अरब रुपए की उनको दे रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी महंगी बिजली है कि हम कई सालों, 2-3 सालों से जान के बना नहीं पाते हैं। ये पहले भी, जंग से पहले ही मामला था, पिछले साल भी लोड शेडिंग हो रही थी क्योंकि बिजली महंगी थी। और दूसरी कि सोलर को जो है, क्योंकि लोग महंगी होने की वजह से अभी भी सोलर पे और जा रहे हैं, और दिन ब दिन ये क्योंकि सोलर को रोक नहीं सकते हैं अपनी तमाम पॉलिसीज़ के बावजूद, तो जो आप जैसे, हमारे जैसे बिल देने वाले फंसे हुए हैं वो मज़ीद फंसे रहेंगे। बिजली हर सूरत में मज़ीद महंगी होगी। क्या कहेंगे आमिर? ये वैसे सोलर पे भी उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि पाकिस्तान दुनिया का तेज तरीन अडॉप्टर बन गया सोलर का। ये बात सही है, चले एक तरीके से क्रेडिट भी इसका अवैस लगारी ले सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कि ये हुकूमत की पॉलिसी थी, इसलिए कि जो लोड शेडिंग हुकूमत करा रही है और जो बिजली के दाम उसने 3-4 साल में इमरान खान के वक्त से आज तक तकरीबन 15 से 20 रुपए औसतन फी यूनिट से 60 रुपए औसतन फी यूनिट तक ले गए, लोगों ने आंखें बंद करके सोलर लगाए। ठीक है जी।
तो लेकिन इसलिए नहीं लगाया कि अवैस लगारी जो है वो कोई सोलर की पॉलिसी या शहबाज शरीफ ला रहे, उन्होंने तो जो सोलर की पॉलिसी खुद इंप्लीमेंट कराई थी उस पे रिवर्स गियर लगा। सॉरी झगड़ा साहब, मुझे आपकी बात को काटना पड़ रहा है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की और इसी नोट पे प्रोग्राम को खत्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।